बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो अमराज़ नस्वां यानी कि ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसकी शायद ज़्यादा होने की वजूहात ये हैं कि ख़वातीन जो हैं अपने अंदरूनी मसाइल और नस्वानी मसाइल के ऊपर खुलकर बात नहीं करती और वो जल्दी किए किसी को बताती नहीं हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हो जाती हैं और उनके जो बीमारियां हैं वो इस हद तक बढ़ जाती हैं कि वो नाकाबिले इलाज हो जाती हैं। जिनमें अगर हम बात करें तो सर फहरिस्त जो है वो रहम का कैंसर यानी कि बच्चेदानी का कैंसर बहुत ज़्यादा देखा जाता है और इसकी वजूहात भी यही हैं कि ख़वातीन जो हैं इसको मतलब ज़्यादा जल्दी डिस्कस नहीं करती और उसके इलाज की तरफ नहीं आती। तो आज हम इस हवाले से ख़वातीन के नस्वानी मसाइल पर, गायनी के मसाइल पर बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर रुबीना फ़ारूक साहिबा के पास। ये प्रोफेसर गायनी यूनिट 3 सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और जिस तरह से मैंने आपका बताया है कि आप सर्विसेज में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, थोड़ा सा अपना तारुफ बताइएगा कि इससे पहले आप कहाँ कहाँ खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। जी, मैं इससे पहले फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज जिसके साथ जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल है गंगाराम हॉस्पिटल, जी, वहाँ मैंने तकरीबन कोई 25 से 30 साल गुजारे हैं। पूरा मेरा करियर जो है वो वहीं गंगाराम में ही गुजरा है। जी। तो वहाँ पे बेसिकली उस हॉस्पिटल में जो मेन डिसिप्लिन है जिसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वो गायनीऑप्सी है। बिल्कुल। क्योंकि एक आम मरीज़ जो है उठ के उसको जो अस्पताल का नाम पता है वो गंगाराम अस्पताल है जी। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्स्टेट्रिक्स होती थी जी। जिसमें प्लेसेंटा प्रीविया एक्रेटा परक्रेटा एंड ऑल दिस। इट वाज अ वेरी बिजी हॉस्पिटल एक्चुअली। ये मैंने भी देखा है जी, कि जब भी किसी से गंगाराम, हालांकि हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे हॉस्पिटल हैं, लेडी एचिसन हॉस्पिटल है, आपके यहाँ पे सर्विसेज में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन गंगाराम को ज़्यादा समझा जाता है। जी जी। तो उसके बाद फिर एज ए प्रोफेसर जो है मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में आ गई 2021 से। जी। मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में हूँ। जी। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली पेशेंट गंगाराम की निस्बत बहुत कम थे और नीट क्लीन पेशेंट, जैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गायनी और ऑप्स दोनों के मरीज जो गंगाराम में थे वो यहाँ नहीं थे। जी। तो उसकी क्या वजूहात आपकी नज़र में? ये बस ओवरऑल ना ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स एक मरीज़ों का ट्रस्ट बन चुका होता है कि, और हालांकि वो अस्पताल अब बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड है। ज़ाहिर है वहाँ पे डॉक्टर पेशेंट रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको कोप करना मुश्किल है। और यहाँ पे अक्सर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज़्यादा आते हैं तो पेशेंट थोड़ी सी पढ़ी लिखी क्लास भी आती है, तो जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मरीज़ थे वो नहीं आ रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने असल में ऑन्कोलॉजी का, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ भी था कि ऐसे पेशेंट उनकी सफरिंग बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही वो इन्वॉल्व जाते हैं। हमारे पास असल में कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। एक शौकत खानम हॉस्पिटल है जो कि बहुत ज़्यादा मरीज़ों को केटर नहीं कर सकता, उनकी अपनी लिमिटेशन है। उसके बाद जो दूसरा बिगेस्ट सेंटर है विनमोल हॉस्पिटल है और वो सिर्फ पेशेंट को कीमो या रेडिएशन देते हैं। अगर सर्जरी के लिए है तो उनके पास कोई सर्जिकल फैसिलिटी नहीं है, वो रेफ़र ही करते हैं। वो रेफ़र करते हैं। तो यहाँ आके फिर हमने उनके साथ लाइजोन डेवलप किया इनमोल के हॉस्पिटल के साथ। अब उनका जितना भी एडवांस गायनेकोलॉजिकल कैंसर है वो हमारे पास आता है इधर। तो अल्लाह के फजल से हमको 100+ सर्जरीज़ जो हैं गायनेकोलॉजिकल कैंसर की कर चुके हैं। बहुत सारा जो एडवांस कैंसर होता है वो उनको कीमोथेरेपी दे के उसको कैंसर को ट्यूमर को श्रिंक करके हमारे पास भेजते हैं। उसके बाद सर्जरी करके तो हम वापस उनको फर्दर कीमोथेरेपी और रेडिएशन के लिए हम वापस उनको रेफर बैक करते हैं। जब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो सर्विसेज हॉस्पिटल में पहले मरीज़ों की क्या रेशो थी, और फिर उसके बाद अब आपने इंजेक्ट किया है तो क्या क्या फैसिलिटेशन दे रहे हैं और यहाँ पे क्या क्या इक़दाम हैं? नहीं देखिए, रेशो तो तकरीबन मरीज़ों की वही, लेकिन ऑन्कोलॉजी का मरीज़ तो कई नल था, वेरी रेयर। कैंसर के मरीज़ नहीं थे? कैंसर के मरीज़ नहीं थे, वो तो आम रूटीन मरीज़ है, कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है या फाइब्राइड है, इस तरह से जो रूटीन गायनी के पेशेंट हैं। लेकिन कैंसर के पेशेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे जी। और स्पेशली जब कैंसर का मरीज़ इनमोल हॉस्पिटल वाले कहते हैं जाएँ सर्जरी करवाएं, वो मरीज़ बेचारा रोलिंग स्टोन बनता है। ओपीडी में जाके एक अस्पताल जाता है, वो जूनियर उसको देखते हैं, वो वापस करते हैं। तो अब अल्लाह के फजल से हमारा इनमोल के साथ एक लाइजन बन गया और जिस दिन भी मरीज़ हमारे पास आता है हमारा कोई ओपीडी नहीं है उसके लिए। ओके। मतलब उसको उसी मरीज़ मेरे डॉक्टर्स को पता है कि उन्होंने
इस पेशेंट को, जो भी गायनी के कैंसर का पेशेंट है, उसको उन्होंने दाखिल करना है। ठीक है, फिर हमारा इनमोल के साथ लाइजा है ना। उसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा यहाँ पे सर्विसेज हॉस्पिटल में यहाँ पे कोई ऑन्कोलॉजी सेंटर नहीं है। अच्छा। ठीक है, लेकिन ऑन्कोलॉजी के मरीज़ का एक प्रोटोकॉल है कि एक डॉक्टर अकेला उसके मतलब डिसाइड नहीं करता जी। उसमें हमारा एक ट्यूमर बोर्ड है यहाँ पे बना हुआ। ठीक है, उस ट्यूमर बोर्ड में हमारे रेडियोलॉजिस्ट आते हैं जो कि शौकत खानम के से रिटायर हुए हैं, बहुत ही रिनाउंड रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नजम साहब। अच्छा। फिर हमारे पास मेयो हॉस्पिटल से ऑन्कोलॉजिस्ट आते हैं, डॉक्टर अब्बास कोकर साहब आते हैं, और फिर पैथोलॉजिस्ट ज्वाइन करता है। फिर उस ट्यूमर बोर्ड में वो सारी डिस्कशन, उनकी सीडी, ट्यूमर की डेप्थ एक्सटेंशन क्या है, किस हद तक हमें सर्जरी करनी होगी, अगर हमने उससे सर्जरी से पहले इसकी कीमो करनी है, उसके लिए हमने बायोप्सी करनी है, वो बायोप्सी लेते हैं। तो इस तरह से फिर हम मरीज़ को प्लान करते हैं ट्यूमर बोर्ड के थ्रू, जस्ट लाइक इन शौकत खानम हॉस्पिटल। यानी कि जो सेम शौकत खानम में प्रोसीजर चल रहा है कैंसर के ट्रीटमेंट का, सेम वही आप सहूलियत यहाँ पे। जी बिल्कुल 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 मैम, ये तो आपकी बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ कि अचीवमेंट है। और सच्ची बात है, मैं यहाँ आने से पहले मेरे इल्म में भी नहीं था कि सर्विसेज में आप स्पेशली ख़वातीन के लिए इतने बड़े इक़दाम कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ मैं। दूसरा मैम बताइएगा कि एक आम बंदे को नहीं पता, कि ख़वातीन को नहीं पता, या अवेयरनेस के लिए जिस तरह से हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बेसिकली बताइएगा कि रहम का कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर क्या होता है? बच्चेदानी का कैंसर असल में एक कॉमन टर्म है। बच्चेदानी में उसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक होता है एंडोमेट्रियल कैंसर जी, और दूसरा होता है सर्वाइकल कैंसर, जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। अच्छा। और सर्वाइकल कैंसर जो है वो वायरली एक ट्रांसमिटेड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, वो उसके थ्रू होता है। और वो स्पेशली उन बच्चियों में, ख़वातीन में ज़्यादा होता है जिनकी बहुत जल्दी शादी हो जाती है और उनके फिर बहुत सारे बच्चे, और उसके बाद उनके या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों, या खुदा न खास्ता उनको ऐसी कोई डिज़ीज़ है जिससे उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ है, मसलन उनको कोई HIV है, ओके, एड्स है, या कोई ऐसी डिज़ीज़ है जिसकी वजह से वो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स ले रही हैं, वो स्टीरॉइड्स ले रही हैं, तो इस तरह से वो सर्वाइकल कैंसर उन ख़वातीन में ज़्यादा आता है, वो यंग पेशेंट्स में भी होता है। अच्छा, इसमें हेपेटाइटिस और शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं आता? नहीं, ब्लड प्रेशर जो है, शुगर जो है, डायबिटीज़ जो है वो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए जी। और इसका मैं थोड़ा सा हमारे जो अपनी आम पॉपुलेशन को जो पता होना चाहिए जी, हमारी ख़वातीन को स्पेशली, जिनकी कि वो 50 साल की उम्र में आके आपको पता है कि माहवारी बंद हो जाती है जी। माहवारी बंद होने के बाद साल 2 साल बाद अगर उनकी माहवारी दोबारा शुरू हो जाती है, जिसको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं, और स्पेशली वो मोटापा भी है, डायबिटीज़ भी है, तो उन पेशेंट में ऑल दोज लेडीज़ दे आर एट रिस्क ऑफ हैविंग एंडोमेट्रियल कैंसर। उनको ये माहवारी ख़त्म होने के बाद कुछ अरसे बाद ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो जाना, ये एक बहुत ही ख़तरनाक इलामत है। आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे आम ख़वातीन होती हैं, उनकी एक एज लिमिट होती है कि 40 साल बाद, 45 साल बाद, 50 साल पे हमारी जो माहवारी बंद हो जाता है। और अगर वो 6 माह तक, साल तक माहवारी बंद रहती है, अगर वो देखें पहले शुरू में होता है उनको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, इस तरह पीरियड वक्फा पड़ना। लेकिन मीनोपॉज हम तब डिक्लेयर करते हैं जब आखिरी माहवारी 1 साल नहीं आई माहवारी, तो उसको कहते हैं नाउ शी इज़ अ मीनोपॉजल लेडी जी। उसके बाद अगर उनको दोबारा ब्लीडिंग, स्पॉटिंग थोड़ी बहुत भी हो जाती है, या गंदा पानी पड़ना शुरू हो जाता है, तो डेट इज़ हाईली डेंजरस। उनको फ़ौरन से डॉक्टर को रुजू करना चाहिए ताकि उनको टाइमली इन्वेस्टिगेट किया जा सके। सही, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो अक्सर यंग पेशेंट को होता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, लेकिन उसकी अलामात होती हैं गंदा पानी पड़ना या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, स्पॉटिंग साथ ब्लीडिंग हो रही है पानी के साथ, या स्पेशली खामन से मिलने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो ये बड़ी इलामात में डेंजरस हैं। इसके लिए फ़ौरन से उनको डॉक्टर को रुजू करना चाहिए होता है जी। अच्छा मैम, इसमें एक चीज़ मैंने पूछनी थी कि क्या ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं छाती यूट्रस के कैंसर पे, क्या ये तमाम बीमारियां जो हैं शादी के बाद होती हैं या शादी से पहले भी बच्चियों में ये बीमारी पाई जा सकती है?
नहीं, शादी से पहले बीमारी जो है वो इस तरह नहीं, ये जो सर्वाइकल कैंसर है वो तो शादी के मतलब आफ्टर कोइटल एक्टिविटी ही शुरू होता है। ओके। ये लेकिन जो एंडोमेट्रियल कैंसर है उसका शादी से ताल्लुक़ नहीं है। वो यूजुअली उन ख़वातीन में कि जिनकी मेंसेस 6 महीने बाद 8 महीने बाद पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, यंग एज में बहुत लंबे लंबे अरसे के बाद बीमारी आ रही है, उन पेशेंट्स को उनकी शादी हुई है या नहीं हुई, दे कैन हैव एंडोमेट्रियल कैंसर एज वेल। लेकिन अक्सर ख़वातीन में ये जो एंडोमेट्रियल कैंसर है ये यूजुअली मीनोपॉज के बाद शुरू होता है। लेकिन जिनमें बीमारी बहुत लेट आ रही है, 6-8 महीने बाद आ रही है, जैसे 20 साल की मोटापा बहुत ज़्यादा है, बीमारी बहुत लेट आ रही है, उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको टाइमली डॉक्टर से ट्रीटमेंट करानी चाहिए, ताकि उसके लिए फिर प्रोजेस्टेरोन कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं ताकि बीमारी के इतने लंबे लंबे वक्फे को आप ठीक कर सकें और उसको एंडोमेट्रियल कैंसर का जो फ्यूचर रिस्क है उससे उसको बचा सकें। लेकिन दूसरी एक और चीज़ है जो कि हमने बात की यहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज की, जी, जिसको लिकोरिया बोलते हैं। हाँ, में ना ये बहुत पाया जाता है। ये देखें, असल में ना ये जो हमारी बहुत सारी मदर्स लेके आती हैं अपनी बच्चियों को, 14-15 साल 16 साल बच्ची मैरिड नहीं है और वो कहती हैं जी इसको, हाँ इसको तो लिकोरिया है, बड़ी परेशान होती हैं, इसकी कमर में भी दर्द रहती है। तो ये एक हमारी पॉपुलेशन में एक बहुत ही मिथ है जिसको कहते हैं कि नानी दादी से चला आ रहा है। हाँ जी, कि ये लिकोरिया है, हड्डियां घुल के आ रही हैं, तो ये तो बेचारी बीमार है। हाँ, वो ये कहा जाता है कि वो इसको लिकोरिया और तो ये बहुत कमज़ोर हो गई है ना, उठ के चल भी नहीं सकती। बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी, बोन्स का लिकोरिया से कोई ताल्लुक नहीं है। जो मैं ये उन पेशेंट्स की बात, बच्चियां जो हैं कॉलेज गोइंग जो मैरिड नहीं है, हाँ, उनके लिए वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग वुमेन मतलब नहीं, वर्किंग वुमेन टाइप ऑफ डिस्चार्ज, जी, ठीक है। अगर उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी नहीं है, कम से कम सिर्फ एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा लें। लेकिन स्पेशली बच्चियों के मतलब पेरेंट्स का, वालिदैन का बहुत कंसर्न होता है कि जो कि अभी मैरिड भी नहीं है, मैरिड भी नहीं है, कि जी ये बीमार है, उनको बीमारी लेबल नहीं, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है, जी, ठीक है। इसलिए उसको कहें जी ये ठीक हो जाए, उसको ठीक करने की, क्योंकि वो नॉर्मल सिक्रीशंस हैं। यानी कि जिस तरह से आम हमारे जिस्म में तब्दीलियां पाई जाती हैं, तो बच्चियों में एक तब्दीली हार्मोन से ना, जैसे फिर अक्सर वो मुझे कहते हैं जी मेरी फलानी बेटी को तो नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा है, या फलां कज़न को तो नहीं, इसको बहुत ज़्यादा है। तो मैं फिर उनको बोलती हूँ कि ये ऐसे ही है जैसे आपको प्रेगनेंसी होती है, आपको वॉमिटिंग होती है, हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, किसी को थोड़ी वॉमिटिंग होती है, किसी को बिल्कुल कुछ नहीं होती जी। तो ये इसी तरह से है। तो इसलिए उसके मतलब बच्चों को बिल्कुल भी ना बीमार लेबल करने की ज़रूरत है, ना ऐसी कोई चीज़ है कि हड्डियां घुल के आ रही हैं, बोन्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आजकल हमारे बच्चों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, हाँ जी, बिल्कुल, वो हेल्दी नहीं है, स्टडी बहुत टफ हो गई नहीं हेल्दी नहीं है, और ऑल द टाइम एक्सरसाइज नहीं है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ऑल द टाइम वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, प्ले नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्स एंड पेन्स की और इन सारी वजूहात की। मैम दूसरा हमारे यहाँ पे एक बहुत आम मसला पाया जाता है कि अब तो पहले तो होता था ना कि कोई 50 साल के बाद 40 साल के बाद ख़वातीन में नज़र आता था कि उसको बच्चेदानी में रसौली है। जी जी। अब तो बहुत कम उम्र की बच्चियों में भी ये चीज़ देखने में आ रही है कि अभी शादी हुई है और बाद में पता चलता है कि इसकी बच्चेदानी में रसौली है। तो आप उसका बताएंगी कि क्या उसकी अलामात क्या हैं और ये क्यों इस तरह से होता है? देखिए, रसौली जो है ना, बच्चेदानी की रसौली, वो एक आम लफ्ज़ों में वो फाइब्राइड यूट्रस होता है। जी, ठीक है। वो फाइब्राइड यूट्रस जो है वो खुदा न खास्ता ख़तरे वाली रसौली बिल्कुल भी नहीं होती। ओके, ठीक है। और उसकी बहुत सारी प्रेजेंटेशन होती हैं कि शादी हुई, ऐसे पेन हुआ तो अल्ट्रासाउंड कराया तो एक रसौली है। रसौली तो उसके लिए रसौली आपको कुछ नहीं, जस्ट एक्सीडेंटल आपने पिकअप कर लिया, कोई परेशानी की बात नहीं है। उनको कोई परेशान नहीं होना चाहिए, अच्छा जी रसौली है, कोई बात नहीं, ये रसौली बीनाइन होती है, मरीज़ को कुछ नहीं कहती, वो अपनी फैमिली कंप्लीट करे। हाँ, उनको अगर खुदा न खास्ता उसकी वजह से उसको बहुत हैवी ब्लीड हो रहा है, हाँ, इतना ब्लीड के उसकी लाइफ के साथ उसको कोप करना मुश्किल हो रहा है, उस सूरत में उसके ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ ये छोटी मोटी रसौलियाँ जो हैं, और बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल्स स्पेशली पेरीफ्री में उसको अनड्यूस सर्जरी कर देते हैं, तो उसके लिए सर्जरी फ़ौरन नहीं करवानी चाहिए होती है। और ना ख़वातीन ज़्यादा डर के मारे ना, जब उनको पता चलता है ना कि उनके बच्चेदानी में रसौली है, वो डॉक्टर के पास इस डर के मारे नहीं जाते कि शायद हमारी यूट्रस ही ना रिमूव कर दी जाए।
तो क्या ऐसे चांसेस होते हैं कि एट द एंड आपको यूट्रस रिमूव करनी पड़ती है, या मतलब सर्वाइव कर जाती हैं उसके बगैर भी? नहीं नहीं, देखिए रसौली जो है ना, वही मैं बता रही हूँ ना, उसकी डिफरेंट टाइप की, कि वो रसौली मतलब रसौली अगर वो फाइब्राइड है, आम देखिए एक आम लेमैन जो है ना जी, वो रसौली को बोलता है कि जी शायद एंडोमेट्रियल कैंसर, वो उसको रसौली बोलेगा, जड़ों वाली रसौली, जड़ों वाली रसौली। ठीक है, वो जड़ों वाली मीन्स कैंसर, ठीक है, लेकिन उसको हम अपनी टर्म में उसको एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं। लेकिन जो नॉन जड़ों वाली रसौली जिसको फाइब्राइड यूट्रस कहते हैं, इसके मतलब भी हमारी आम पॉपुलेशन को नहीं पता, और वो बड़ी अपसेट, अच्छा सांस आ रही है, साथ इसको दर्द हुई थी, हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो इसको तो रसौली निकल आई है। तो मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं करना, ये फाइब्राइड है। वो मुजरिम बना देते हैं ना सिर्फ उस खातून को और उसके पेरेंट्स को, कि इन्होंने हमें डिफेक्टेड बच्ची नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बच्चा भी पैदा कर सकती है, प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, सारा कुछ। हाँ, अगर उसको माइल्ड पेन है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, पहले फैमिली कंप्लीट करें फिर इसको निकालेंगे, ठीक है। कोशिश उसमें ये करते हैं तक हम इसकी सर्जरी ना करें, पहले उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। अगर उसकी पेन बढ़ गई है या इनटॉलरेबल हो गई है तो फिर उसमें बाद में सर्जरी करें, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप सर्जरी करेंगे बच्चेदानी में कट आ जाता है, फिर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में शी कैन हैव प्रॉब्लम, फिर उसके बाद जब डिलीवरी होती है बच्चा पैदा जो है फिर वो सिजेरियन से ही होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि पेशेंट की जो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फाइब्राइड रसौली किस किस्म की है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, या बिल्कुल उसको कोई सिम्टम नहीं है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं भी होती है। अच्छा मैम, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये अलमिया है कि जब ख़वातीन को पता चल जाता है कि उनके बच्चेदानी में रसौली है तो कोई सास, मामी, ताई, चाची जो है वो फ़लाँ दम करने वाला है वहाँ पे ले जाओ, तो वो जी दम करेंगे साथ साथ। इसके किस हद तक नुकसान आता है? मैंने मेजॉरिटी को देखा कि जब वो रसौली का ऑपरेट कराते हैं और उसके 2 माह बाद 3 माह बाद उनको कैंसर डायग्नोज होता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि रसौली का ऑपरेट करने के 2-3 महीने बाद कैंसर होता है। वो चीज़ ये है कि अभी हम यहाँ पे भी फेस कर रहे हैं, स्पेशली पेरिफेरी में जी, कि जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर था, इतनी बड़ी ग्रोथ वजाइना में पड़ी थी, ठीक है, अनट्रेंड प्रोफेशनल पेरिफेरी में गए, अच्छा जी सर्जरी के लिए, ऊपर से बच्चेदानी आधा निकाल दी, बाकी कैंसर उधर ही पड़ा हुआ था, उन्होंने उसको देखा नहीं, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की, ये वजह है उसकी। अच्छा मैम, बताइएगा कि जो यूट्रस का कैंसर है या इस तरह, ये किस हद तक काबिल इलाज है, या आपके पास किस उसमें जो है कितने फ़ीसद पे लोग आते हैं तो आपके हाथ में होता है उस वक़्त इलाज उनका? नहीं, देखिए असल में जो सर्वाइकल कैंसर है ना, उसके लिए तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं टाइमली, और उसके लिए रिकमेंडेड यह है कि हर खातून हर अपने 3 साल के बाद एवरी 3 इयर्स डॉक्टर के पास जाए और अपना पैप स्मीयर कराए। ओके, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है, इस वजह से हमारे यहाँ सर्वाइकल कैंसर का रेशो बहुत ज़्यादा है। बहुत से। और हमारे पास जब मरीज़ आती है स्पेशली, अच्छा वो पानी डिस्चार्ज इस तरह की, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराती, और जब तक हमारे पास आती है वो सर्जरी के से बियॉन्ड जा चुका होता है, तो इनऑपरेबल हो चुका होता है, ठीक है। तो इसलिए पैप स्मीयर जो है ना, इसकी इम्पोर्टेंस, इसके लिए हमें अपनी ख़वातीन को अवेयरनेस देनी होगी कि स्पेशली वो स्मीयर ज़रूर करवाएं। और लेकिन वो जो दूसरा कैंसर है बच्चेदानी का जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं, उसकी सिम्टम्स आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, डिस्चार्ज या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, तो वो अर्ली यूजुअली पिक हो जाता है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर जो है ना, वो पेशेंट जब तक आते हैं तो वो बहुत एडवांस हो चुका होता है। मैम आखिर पे बताइएगा कि हमारे देखने वालों को ख़ुसूसी तौर पे, ज़ाहिर बात है हमारी बहनें ख़वातीन देख रही हैं, उनमें क्या अलामात पाई जा रही हों, को उनको खुद मतलब अब वो अपना एग्ज़ामिन खुद ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं, तो उनको पता चले कि अब हमें फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? वही मैंने कहा कि अगर स्पेशली आपको मेंसेस इरेगुलर है, आपको गंदा पानी पड़ रहा है, या खामन से मिलने के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक इलामात हैं, ठीक है। और फिर अगर माहवारी बंद होने के बाद आपकी माहवारी दोबारा शुरू हो गई है, ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो ये ख़तरनाक इलामत है जिसमें कि आपने फ़ौरन रिपोर्ट करना है। या अगर आप बिल्कुल हेल एंड हेल्दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कम से कम 3 साल के बाद आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना स्मीयर ज़रूर करवा लें। जी, अच्छा मैम, आखिर पे एक और ज़रूरी सवाल रह गया मेरा, ये पूछना था कि क्या ये मौरूसी है कि अगर माँ या दादी या किसी को है तो आगे भी आने वाले लोगों में से होगा किसी को?
ये असल में उसमें चीज़ें हैं कि ओवेरियन कैंसर जो है वो हो सकता है। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर मौरूसी नहीं है। ओके। ओवेरियन कैंसर है जो कि मौरूसी है, उसमें हो सकता है, फैमिलीज़ में भी आता है सारा कुछ, जैसे कार्सिनोमा ब्रेस्ट है वो भी इसमें, लेकिन सर्वाइकल कैंसर जो है वो मौरूसी नहीं है। मैम आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे देखने वालों के लिए बड़ा अहम मालूमात दी हैं और यहाँ पर मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारी जितनी भी बहनें खुसूसी तौर पर इस वक्त जो है बच्चेदानी के कैंसर से या नस्वानी अमराज से गुज़र रही हैं उनको काफ़ी हद तक मालूमात मिली होंगी। और अगर आप डॉक्टर साहिबा से रब्ता करना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अगर आलिया खान को अभी तक आपने आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रब्ता कीजिएगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब पे मुझे फॉलो कीजिएगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।